नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला, लेकर हाजिर हूं आज की स्ट्रेट टॉक। तो मामदानी के रोड मैप पर न्यूयॉर्क ने लगा दी है मुहर। अब नवनिर्वाचित जोहरान मामदानी की लीडरशिप में न्यूयॉर्क में जो तमाम समस्याएं हैं या फिर मामदानी ने जो वायदे किए हैं उसे हम भविष्य में देखेंगे कि वो किस तरह से पूरा कर पाते हैं या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मामदानी की इस जीत को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और जिस तरीके से वो जीत के बाद तुरंत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हैं और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के भाषण का जिक्र करते हैं, इमिग्रेंट्स का जिक्र करते हैं, कई दिलों को छू जाते हैं। और उनके समर्थन में न्यूयॉर्क के रहने वाले जो यहूदी समुदाय के लोग हैं, जब उनका भी बयान टेलीविज़न पर प्रसारित किया जाता है तो बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं। आइए पहले हम अपने आज के मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजीत चक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है लखनऊ से, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप दोनों का। दोनों से अनुरोध करती हूँ कि मैं पहले चाहती हूँ कि अपने दर्शकों के सामने कुछ तथ्य रखूँ और कुछ सवाल भी, और जिस पर आप दोनों ही अतिथियों से बातचीत शुरू करना चाहूँगी। जोहरान मामदानी की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके क्या मायने हैं ये भी हम समझना चाहेंगे। अपने दर्शकों तक इस मायने को, अलग अलग इसके पहलुओं को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ग्राफिक्स की मदद से हमारे दर्शकों के सामने ये कुछ फैक्ट्स और कुछ सवाल रखे जाएँ। भारतीय मूल के सबसे युवा यानी कि 34 वर्ष के जोहरान मामदानी पहले दक्षिण एशियाई और अमेरिकी जो हैं मेयर चुने गए हैं, पहले मुस्लिम मेयर चुने गए हैं। और अमेरिकी पॉलिटिक्स में किस तरह के बदलाव के ये संकेत है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। मेयर मामदानी के सामने हालांकि कई चुनौतियां भी हैं, क्योंकि उन्होंने कई बड़े वायदे अपने चुनावी कैंपेन के दौरान जनता से किए, वहाँ के न्यूयॉर्क के वोटर्स से किए। हालांकि ये चुनाव इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड वोटिंग टर्नआउट सामने आया है। तो सबसे पहले शुरुआत में प्रोफेसर मोहम्मद खालिद आपसे करना चाहती हूँ। खालिद सर, इस रिकॉर्ड वोटिंग टर्नआउट और मामदानी की ऐतिहासिक जीत, जिनको हासिल हुए 50.4% वोट, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, ये न्यूयॉर्क की इलेक्टोरल हिस्ट्री में और अमेरिका की इलेक्टोरल हिस्ट्री में एक नया अध्याय तो है ही जी। इसलिए है क्योंकि जिस तरह से मामदानी ने अपने कैंपेन शुरू किया और जिस तरह से ये खत्म हुआ है, उसके बीच में जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, वो टर्निंग पॉइंट जो थे वो बहुत इम्पोर्टेंट थे और उन्होंने एक नया आयाम खड़ा किया है। फॉर एग्जाम्पल, मामदानी ने कभी भी जो है डिविसिव बात नहीं की, बल्कि क्लियर बात की है कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को मकान चाहिए, लोगों को कम किराए चाहिए, लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए जी। उन जो चीजें हर न्यूयॉर्क को हिट मतलब टच करती थी। और वहां जहां पर 20-25 लाख लोग किराए पे रह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी कि किराया फ्रीज कर दिया जाएगा। अगर किराया फ्रीज होगा तो नेचुरली एक राहत मिलेगी। इसी तरह से दूसरी चीज, और फिर उसके अगेंस्ट जो लोग थे वो या तो बिग मनी बैग वाले लोग थे, या वो थे जो टोटल डिविसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मामदानी को एक माइग्रेंट के नाते, एक मुस्लिम के नाते, एक युवा के नाते और एक ग्रीन हॉर्न के नाते जिस तरह से टारगेट किया जा रहा था, जिस तरह से इस्लामोफोबिया वहां पर चल रहा है, और इसके बावजूद कि उसने 2-3 बयान ऐसे दिए जिससे लग रहा था कि लोग उसके, जैसे कि नेतन्याहू को अरेस्ट करना या मोदी के बारे में 2-3 बयान किए, लगता था। लेकिन ओवरऑल ही वन द डे जी। वो इसलिए हुआ क्योंकि ही टच द नर्व ऑफ द पीपल। लोगों को उसने बताया कि these are your problems. Your problem is not Democrat, Republic, this and that. Your problem is this. और उसको मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ जी। इसीलिए जितने भी उसकी, क्योंकि all Indians, especially those who are aware and those who understand American politics, वो
शुरू से ही ममदानी की कैंपेन के जिसको ट्रैक कर रहे थे, हम भी कर रहे थे कि किस तरह से इसका वो चल रहा है। पहले से ही वो एक इलेक्शन तो जीता हुआ है। और दूसरी बात ये है, जितने भी 5-6 बोरोस हैं इसके न्यूयॉर्क के, ब्रुकलिन है, मैनहट्टन है, स्टेटन आइलैंड है, दूसरे हर जगह पर तकरीबन उसकी लीड थी। कहीं पर कम थी, कहीं पर ज्यादा थी, लेकिन लीड हर जगह पर थी। जिसका मतलब है कि अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ऑफ न्यूयॉर्क, उसकी एक्सेप्टेंस उसने बना ली थी। और वो एक मतलब जिसको कहते हैं वोटर को स्टिक कर सके जी। और उस स्टिक होने की वजह से हम देख रहे हैं कि 50% से ऊपर वोट लेने का मतलब जी ओवरऑल ऑल्सो ही जो 50% से ज्यादा वोट ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ओवरऑल जो है जिस तरीके का वोट उन्हें हासिल हुआ है, ये तमाम पैटर्न के बारे में दर्शाता है। वो खुलकर बात करते हैं कि गरीबों को राहत और सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए। अजीत सर, आपसे समझना चाहूँगी कि आप ज़ोहरान मामदानी की इस जीत को क्या ये मानते हैं कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है? एक तो स्पेस दे रहा है डेमोक्रेट्स को ट्रंप के सामने हारने के बाद। दूसरी चीज ये है कि ये कुछ जो वोट है ममदानी का, इसमें मैं एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा कि एक थोड़ा सा एंटी ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट भी हो सकता है कि एक परसेंटेज वोट इसको मिला हो, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से महंगाई तो बढ़ी है वहां पे। अगर आप टैरिफ्स किसी चीज पे लगाएंगे तो टैरिफ का पेमेंट कौन करेगा एंड में? वो तो एंड जो कंज्यूमर है, जो चीज प्रोडक्ट, मान लीजिए हम पनीर ही खरीद रहे हैं जो इंडिया से आ रहा है जी, तो उस पे आपने टैरिफ लगा दिया 25% मान लीजिए, तो उसके 25% अगर दाम बढ़ गए तो दूंगा तो मैं ही उसको, जो कंज्यूमर है जो खरीदेगा वही देगा ना। तो ये महंगाई तो हिट करेगी कॉमन मैन को। तो अगर ममदानी ऐसे सिचुएशन में अफोर्डेबिलिटी की बात करेंगे, रेंट्स कम करने की बात करेंगे, लाइफ की जो यूटिलिटीज हैं, जो मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग कम कराने की बात करेंगे, तो उससे फर्क पड़ेगा उनके जो उनको वोट्स मिलेंगे एक्सेट्रा। बट ये कहना कि बहुत बड़ा बदलाव है, इट्स टू अर्ली, वी हैव टू वेट एंड वॉच। ममदानी has a limited political growth in the US because Mamdani is a naturalized American citizen. Tomorrow, if you say that Mamdani can run for president of the United States, under current laws, he can't because he is not born as a US citizen. रही बात माइग्रेंट्स की, जो बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है कि माइग्रेंट्स का वोट उनको मिला है, तो माइग्रेंट्स तो न्यूयॉर्क इज ऑलवेज अ सिटी ऑफ माइग्रेंट्स जी। अगर आप इतिहास ट्रेस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली का, तो आपको पता लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली भी जर्मनी से आई, वो भी माइग्रेंट्स है जी। हाँ, तो वो तो पूरे माइग्रेंट्स की कंट्री ही है, चाहे वो पूरा नॉर्थ अमेरिका माइग्रेंट्स से बना हुआ, चाहे वो कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कुछ भी हो। बट एक ऐतिहासिक जीत अभी कहना इट्स टू अर्ली बिकॉज व्हाट वी आर सीइंग इज अ रिएक्शन टू ट्रम्प्स पॉलिसीज आल्सो। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक। ममदानी से अपील। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आज के मेहमान अजीत चक, उनका कहना है कि ये बहुत जल्दी होगा। अगर हम ये कहें कि ये अमेरिकी पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव का संकेत है ममदानी की जीत, और इसे ऐतिहासिक भी बताया जाना, ये शायद टू अर्ली टू से। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। हमारे साथ देख रहे हैं आप स्ट्रेट टॉक, और जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद, अजीत चक, वरिष्ठ पत्रकार। ज़ोहरान मामदानी को न्यूयॉर्क मेयर पद पर चुना गया है और उन्हीं की इस जीत को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये इमिग्रेशन का जो मसला है, क्या ये महंगाई का जो मसला है, क्या ये मुस्लिम लीडर होने का जो मसला है, उसके प्रति एक बहुत बड़ी जीत, कामयाबी है। प्रोफेसर खालिद, मैं समझना चाहती हूँ, ऐसे में ये बहुत सारे जो मोमेंट्स हमने देखे कैंपेनिंग के ज़रिए, और
जैसा कि कुछ यहूदी चेहरे भी नज़र आए जब ज़ोहरान मामदानी की जीत हुई तो जश्न में वो भी शामिल थे। वो कह रहे थे कि फ़िलिस्तीन के लिए भी इस तरह का जो है एक सिस्टम डेवलप किया जा सकता है जहां पर न्यूयॉर्क सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स मुस्लिम मेयर बनते हैं और उनको यहूदी समुदाय के लोगों का भी समर्थन हासिल है। खालिद सर, क्या ये मुस्लिम और इस्लामोफोबिया जो है इस पर बहुत बड़ा एक स्नब है जो कि यूएस में न्यूयॉर्क ने लगाया है? देखो, ये स्नब दो तरह से है। एक तो इस्लामोफोबिया जो लोग कहते थे क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, इनफैक्ट जब वो प्राइमरी जीते, जब यानी उन्होंने डेमोक्रेटिक कैंडिडेट की कैंडिडेसी जीती, जब उस समय लोगों ने हंसा इसके ऊपर कि ये ममदानी कौन आ गया है, इसको कौन वोट डालेगा। लेकिन दो चीजें वहां पर प्रेवलेंट थी। एक तो रेशलिज्म, वो रेशलिज्म जो है वो इमिग्रेंट्स एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट की वजह से भी है, और दूसरे जो था इस्लामोफोबिया। इन दोनों की तो डिफीट हुई ही हुई। ठीक है जी। लेकिन एक चीज इसमें यह है कि जब डेमोक्रेट कैंडिडेट से वो बाजी ले गया, यानी जो प्राइमरी थी उसकी डेमोक्रेटिक पार्टी की, उसके बाद जो एंड्रू था उसको पीछे हट जाना चाहिए था। लेकिन वो हटा नहीं, वो कहता नहीं मैं तो आजमाऊंगा अपनी किस्मत, मैं तो लड़ूंगा इलेक्शन अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ, क्योंकि रिपब्लिकन का कैंडिडेट कर्टिस सिल्वा था जी, तो उसको भी हराया। दूसरी चीज ये है कि उसने जो उसकी मदर की जो फिल्में हैं, जो सोशलिस्ट है उसका एजेंडा है, वो सोशलिस्ट एजेंडे से उसने बहुत कुछ सीखा। वो सोशलिस्ट एजेंडा क्या है, जिस तरह से हमारे हम इसको फ्री भी कह रहे हैं कि देखो फ्री भी बांट करके लोग सत्ता में आ रहे हैं, उन्होंने उसने उसको भी पकड़ा कि मैं ये दूं। अब वो कितना कर सकेगा नहीं कर सकेगा एक सेपरेट इशू है, लेकिन उसने जो वोटर का सेंटिमेंट था, जो मैन ऑन द स्ट्रीट था, चाहे वो बार्बर के साथ फोटो खिंचवा रहा है, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर से जहां से शुरू किया उसने उनके साथ वो कर रहा है, तो उसने जो द मैन ऑन द स्ट्रीट है, जो इलेक्टोरेट है, असल जो है ग्राउंडेड जो है, उनकी वोट उसने हासिल की। रिच तो थे, वो चाहते थे कि ये ना जीते। आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा कुछ कहा। लोगों ने ये कहा कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप सोशलिज्म की बात कर रहे हो, सोशलिस्ट पॉलिसी का, ये तो हम तो कैपिटलिज्म के झंडा बरदार हैं, अगर ऐसा किया तो इट विल बी वेरी हमारे लिए बड़ा नुकसान होगा। लेकिन इसके बावजूद उसने लोगों को पीछे जो था वो लगवा लिया। और एक और चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि डेमोक्रेट्स की जो इस समय छवि इमेज डाउन जा रही थी बिकॉज आफ्टर ट्रंप डिफीट, और जिस तरह से ट्रंप ने इमिग्रेंट्स के ऊपर सारा अपनी पॉलिसीज को चेंज किया और डेमोक्रेट्स को हमेशा कटहरे में खड़ा किया कि आपकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है जी, ये जितने भी आए, तो डेमोक्रेट्स जो थे वो काफी डाउन जा रहे हैं जी। उनको भी एक तरह से इस इलाके में, क्योंकि न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतना, हालांकि न्यूयॉर्क में पिछले काफी देर से डेमोक्रेट्स ही इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स का इलेक्शन इस समय जीतना, और न्यूयॉर्क में जो वहां की जो फाइनेंशियल हब है, जैसे हमारे बॉम्बे मुंबई फाइनेंशियल हब है, इस तरह से वहां पर न्यूयॉर्क में जो कि एक मिनी अमेरिका है, बल्कि मिनी वर्ल्ड, तो वहां पर जब आप जीत दर्ज करते हैं तो उसका डेमोक्रेट्स को भी थोड़ा फायदा मिलता है। हालांकि विद इन डेमोक्रेट्स बहुत से लोग ऐसे थे जो ममदानी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे जी जी, उन्होंने ममदानी की कैंडिडेसी को रिजेक्ट कर दिया था, इंक्लूडिंग एंड्रू कुओमो, कि नहीं हम इसको नहीं मानते। इसके बावजूद जीतना, आम जनता के सहारे जीतना, ये अपने आप में बहुत बड़ा, ये बात मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इससे कोई अमेरिका की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक नया आयाम जरूर हुआ है कि आप जो इमिग्रेंट्स या जो नॉन वाइट हैं, उनको आप अमेरिका की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। और खास करके जिस तरीके से वो बोलते हैं कि द सिटी विल बी लेड बाय एन इमिग्रेंट, और वो सीधे सीधे ट्रंप को ललकारते हुए नजर आते हैं। अजीत सर, मैं समझना चाहती हूँ जिस बात को यहाँ पर प्रोफेसर खालिद ने रखने की कोशिश की है कि डेमोक्रेट्स के भीतर भी ममदानी का विरोध,
और उनके साथ ये जो कम्युनिज्म का जो एक टैग चिपकाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये अमेरिका की पॉलिटिक्स में डेमोक्रेट्स के लिए जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है? वो डेमोक्रेट्स जो इस वक्त रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के सीधे सीधे निशाने पर बने रहते हैं और अभी कहीं ना कहीं जो है अपने खड़ा होने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। अजीत सर, मुझे नहीं लगता है कि ये डेमोक्रेट्स के लिए लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होगा, क्योंकि एक उल्टी गिनती जब चालू हो जाती है ना किसी पार्टी की या किसी की पार्टी के लीडर की पॉलिसीज की जी, वो चालू हो चुकी है अब। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही इतना डिस्टेबलाइज कर दिया हर चीज को, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस हो, चाहे अमेरिका की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसीज हो, हर चीज को इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से डिस्टेबलाइज किया है कि मेरा ख्याल है कि ममदानी जैसे और लीडर्स भी इमर्ज करेंगे और डेमोक्रेट्स को भी सोचना पड़ेगा कि यार देखो हमारा फ्यूचर क्या है, हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर इज इन यू नो एनालाइजिंग दिस इलेक्शन कि ये इलेक्शन कैसे जीता ममदानी ने, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे सोशल इंजीनियरिंग हमारी मायावती जी करती है ना, कि वो सोशल इंजीनियरिंग हम करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए तो दिस शुड बी अ टेक्स्ट बुक केस ऑन हाउ टू फाइट ट्रम्प। अब ममदानी भी कह रहे हैं देखिए कि हम टैक्सेस लगाएंगे अरबपतियों पे जी, और उन टैक्सेस से हम जो कॉमन मैन है उसकी लाइफ को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इट इज एक्चुअली दिस इज बहुत इट्स अ बिग स्टेप। और ये अब क्या इसका रिजल्ट होगा, और रही बात सोशलिज्म की, क्योंकि सोशलिज्म ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा ना कि कम्युनिज्म, बट कम्युनिज्म इज वेरी हार्ड, सोशलिज्म इज अ वेरी माइल्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म, and 100% capitalism cannot succeed in any country, just as 100% socialism cannot succeed in any country. अब इतनी कम्युनिस्ट देश थे जो जिनने कैपिटलिज्म को स्पेस दी है अपनी इकोनॉमी में जी, और similarly I think the USA has to give space for socialism in its economy now. The time has come. जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। इसी नोट पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद अजीत चक वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। आप देखते रहिए जस्ट टीवी, लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद और अजीत चक वरिष्ठ पत्रकार। उनसे बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि ज़ोहरान मामदानी इनकी जीत के क्या क्या मायने निकाले जाने चाहिए। भारत के संदर्भ में भी इस जीत के मायने निकाले जा रहे हैं, बल्कि शुरू हो गई है उन पर उन तक बधाइयों का जो है तांता है। भारतीय नेताओं की तरफ से भी शुरुआत हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अभी एक ट्वीट लंदन के मेयर सादिक खान ने भी दिया कि कहीं ना कहीं पहले मुस्लिम मेयर चुने गए हैं और इसीलिए बधाइयों का तांता पूरी दुनिया के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनकी तरफ से ममदानी तक पहुंचाए जा रहे। प्रोफेसर खालिद, मैं समझना चाहती हूँ, अजीत सर ने एक बात कही है कि उनकी जीत का ये जो फॉर्मूला सामने आया है, खालिद सर, इसे ज़रूर तमाम देश जो है, खास करके जो सत्ता से बाहर बैठे हुए सोशलिस्ट कह लीजिए या फिर वो कह लीजिए राइट विंग नहीं बल्कि ये कह सोशलिस्ट ही कहूँगी मैं, उनके लिए ये एक टेक्स्ट बुक का काम कर सकती है, क्योंकि नेहरू का भी जिक्र किया है ज़ोहरान मामदानी ने अपनी जिक्र में, और कांग्रेस उस पर यहाँ पर टिप्पणी कर रही है कि विश्व राजनीति में नेहरू के भाषणों का जिक्र हो रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलनों और नेताओं की प्रेरणा बन रहे हैं। जी देखिए, ऐसा है कि ममदानी का नेहरू का जिक्र करना, मैंने वो सुना था कि जो उसकी ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच से उसने कुछ लिया था जी नेहरू की। एक्चुअली नेहा जी, हर इलेक्शन डिफरेंट होता है। ये इलेक्शन भी डिफरेंट है। ये इलेक्शन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि न्यूयॉर्क ने एक नया मैसेज दिया है। वो मैसेज जो है वो यही है कि आप इमिग्रेंट्स को हल्के में नहीं ले सकते, खास तौर पर ऐसे। लेकिन अमेरिका में हर जगह इमिग्रेंट्स ऐसे नहीं है जी। ईस्ट कोस्ट पर हैं, वेस्ट कोस्ट पे हैं, बीच में सारा तो है, इट्स ऑल वाइट। ज्यादातर यही जो है न्यू जर्सी है, वर्मोंट है, अपने न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, जहां जहां पर ये बसे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, अब दूसरी बात ये है कि दो चीजों पर डिपेंड करता है कि इसकी सक्सेस क्या होगी। पहले तो ये है कि
जो उसकी रॉबिन हुड वाली पॉलिसी है कि बहुत ज्यादा टैक्स अमीरों पर लगाएंगे, और वो कहां तक कामयाब होने देता है कि न्यूयॉर्क मेयर जो है, ही इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जी, वो डिपेंडेंट है न्यूयॉर्क स्टेट की पॉलिसीज के ऊपर। ये न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है, न्यूयॉर्क स्टेट की जो पॉलिसीज हैं उसके सर्विएंट या उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरी है फंडिंग। फंडिंग जो है, वो जो फेडरल फंडिंग है, वो उन्होंने पहले कह दिया है कि अगर आप आउट ऑफ द वे जाकर के बहुत ज्यादा बाहर जाओगे तो हम आपकी फंडिंग रोक देंगे। बिल्कुल। और बिना फंडिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जीत तो आप गए वो नारेबाजी करके जी, और जीत गए गैल्वनाइज करके कुछ ग्रुप्स को, लेकिन आगे जो सत्ता को चलाना है, न्यूयॉर्क मेयरशिप को चलाना है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा। अगर आप एक्सट्रीम पर जाके चलेंगे तो उसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ममदानी ये कहते हैं कि न्यूयॉर्क जो है वो हमेशा इमिग्रेंट्स ही लीड करेंगे, ये स्टेटमेंट जो है काउंटर प्रोडक्टिव है। काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए है क्योंकि वहां पर जो आप एक अफेंड तो कर ही रहे हैं वहां की वाइट पॉपुलेशन को, जबकि लीडर का काम होता है सबको साथ लेकर के चलना। तो अगर आप सबको साथ लेकर के चलते हैं तो सक्सेस ज्यादा होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को इकट्ठा करके उसके ऊपर जीत गए और उसको ही साथ लेकर जाना चाहते हो तो उसमें पिटफॉल बहुत होते हैं। और ममदानी अगर ऐसा करेंगे तो काफी ज्यादा पिटफॉल्स का उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ही इज जस्ट ए मेयर ऑफ न्यूयॉर्क जी। वो न्यूयॉर्क का गवर्नर नहीं है, न्यूयॉर्क स्टेट का गवर्नर नहीं है। ये चीजें जो है वो देखनी पड़ेंगी। इसलिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आप कितना उसको टैक्सिंग कर सकते हो अमीर को, और वो कहां पर गरीब के लिए इस्तेमाल होगा। और दूसरे जो है वो फंडिंग, आपको जब तक फंडिंग का फ्लो नहीं चलता रहेगा उस समय तक आप परफॉर्म नहीं कर सकते, रिजल्ट नहीं दे सकते। हाँ, आप पॉपुलर बने रह सकते हो, लेकिन पॉपुलैरिटी की भी एक सीमा होती है जी। उसके बाद तो आपको परफॉर्म करना है। अभी आपका कोई बैगेज नहीं है, क्योंकि आप पहली बार आए हो लोगों के सामने। लेकिन डे 1 के साथ आपका बैगेज शुरू हो जाएगा। आपने कौन से फैसले लिए, क्यों लिए, क्या वादा किया था, कहां तक पूरा हुआ। और अगला जब इलेक्शन आएगा, जब तक एक अच्छा खासा बैगेज हो जाएगा, लोग फिर आपको इवेल्युएट उस बैगेज के थ्रू करेंगे। अभी तो लोगों ने सिर्फ आपको यूथ को देखकर, आपकी वाइब्रेंसी को देख करके और जो हमने इश्यूज डिस्कस उनके बेस पर आपने वोटें डाल दी जी। मैं थोड़ा सा यूथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अजीत सर आपसे समझना चाहती हूँ। ये यूथ पॉलिटिक्स जो है ये काफ़ी लाइमलाइट में लाई जा रही है। न्यूयॉर्क का ताज़ा अब उदाहरण सामने आ चुका है। 34 वर्ष के ममदानी ने बहुत ही अपने कैंपेन को जो है उस रूप में पेश किया जहाँ पर वो सीधे कनेक्ट हो रहे थे। वो राजनीति के या फिर कैंपेनिंग के पुराने ढर्रे पर चलते हुए नहीं देखे गए, ना ही उन्हें अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा था। बावजूद वो सभी समुदाय में अपनी जो है पहुंच बना पाने में कामयाब नजर आए। अजीत सर, ये जो यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है जो न्यूयॉर्क में देखने को मिली है, और मैं कहती हूँ कि नेपाल में खैर जो हमने इसकी दशा देखी ये तो बहुत ही विभत्स थी, लेकिन जेनजी का एक उदाहरण अब हर किसी देश में जो है देखने को मिल रहा है। इस व्यू पॉइंट से आप कैसे देख रहे हैं अजीत सर? देखिए, यूथ की पॉलिटिक्स को एनालाइज करने में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि मैं आज की तारीख में यूथ नहीं हूं, तो माफ़ी चाहता हूं, मगर फिर भी कोशिश करता हूं। ममदानी ने यूथ की एनर्जी यूज़ की है, यूथ की पॉलिटिक्स को एनकैश किया है। और जैसे प्रोफेसर खालिद साहब ने अभी कहा था कि ही हैज़ मेड सर्टन कमिटमेंट, सम प्रॉमिसेस, इन सब चीज़ों का उसने अपनी वाइब्रेंसी दिखा के, अपने खुद की यूथ दिखा के एक कनेक्ट क्रिएट किया अपने वोटर के साथ, उनका वोट लिया है। अब नाउ जब वो मेयर बन गए हैं तो उनको यूथ पॉलिटिक्स से ऊपर उठना पड़ेगा, थोड़ा सा एक मिडिल पाथ चुनना पड़ेगा उस कुर्सी को संभालने के लिए। तो ये एक इशू है। दूसरी बात, यूथ पावर तो हमेशा से
जब चेंज की बात आती है तो यूथ ही लीड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स यूनियंस जो हैं वो बहुत बड़े एक इंडिया में बन जाते हैं रिसोर्स बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के। आफ्टर ऑल वो क्या है, वो यूथ ही है, यूथ का जी पावर है। जी। तो वही चीज हम न्यूयॉर्क में देख रहे हैं आज की तारीख में, इमिग्रेंट्स का पावर, यूथ का पावर, और उसकी एक सिनर्जी जो ममदानी ने अपनी पर्सनालिटी के उस पे बना दी है। और एक बारी मैं नेहरू वाली बात भी दोहराना चाहूंगा कि पहली बारी ऐसा हुआ है कि नेहरू से कोई रिलेटेड चीज को एक पॉजिटिव उसमें लाइट में कोट किया गया। नहीं तो नेहरू के बारे में जितनी बातें आज तक कही गई पिछले 10 साल में पॉलिटिकल एरिना में, वो तो नेगेटिव ही रही हैं कि नेहरू जी की ये गलती थी या नेहरू जी की वो पर वो गलती तो थी। ज्यादातर जो भारत में बीजेपी के जी लीडर्स जी या फिर भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी अगर विदेशों में जाते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं। जी जो दूसरे देशों के पॉलिटिशियन हैं वो जिक्र करते हुए नजर नहीं आते। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फिर से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़ चुके हैं, ताहिरा हसन भी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद खालिद और अजीत चक पहले से ही जुड़े हुए हैं। ताहिरा मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और ज़ोहरान मामदानी जब वो चुनावी कैंपेन कर रहे थे तभी हमने एक कार्यक्रम किया था और आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी थी और हमने अपनी विशेष भी दी थी, क्योंकि उनकी जो कैंपेनिंग थी वो गरीबों और वंचितों के हकों की बात कर रही थी। ताहिरा मैम, नाउ ममदानी विंस, लेकिन ट्रम्प की चुनौती का सामना कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, ममदानी ने तो ही मेड हिस्ट्री, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इंडियन है, साउथ एशियन है, इसलिए उनको जो है हम बहुत खुश हो रहे हैं। हम इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो एक यंग डायनेमिक आदमी जिसने अपने दम और खम के साथ एक वंचित, जैसे आपने कहा, मार्जिनलाइज की बात की है, सस्ते ट्रांसपोर्ट की बात की है, आम आदमी की बात की है। कोई उसने ऐसी बात नहीं की है जिसमें कि वो एक कोई सपना दिखाने की, उसने कहा किस तरह से करेंगे ये बताया। चाइल्ड केयर की बात की है, ग्रोसरी कैसे पहुंचे लोगों तक, सबके पास सब मिले, न्यूट्रिशन मिले, उसकी बात उसने की है। तो उसने देखिए जो मुद्दे उठाए हैं ना, वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंडियन ही थे जिन्होंने चुन लिया उनको न्यूयॉर्क में, सबने चुना। जो न्यूयॉर्क की जनता थी उसको भी मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि उस ऐसा लीडर चुना जो उसकी बात कर रहा है, उसने ऐसा लीडर चुना जो उसकी बात को आगे ले जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारे लोगों के लिए एक मिसाल बनेगा कि जो लोग कहते हैं अरे अगर उसके खिलाफ तो बड़े स्ट्रांग लोग खड़े थे, लेकिन वो जस्टिस की बात, आम आदमी की हित की बात, मैं कहती हूँ जो बाबा साहब का, भीमराव अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो ममदानी ने वहां पे दिखा दिया। वो तो वही बातें कर रहा था, इक्वालिटी की बात कर रहा था, जस्टिस की बात कर रहा था, वंचितों की बात कर रहा था। तो मुझे लगता है कि ये सभी को एक ऊर्जा मिलेगी, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, सबको मिलेगी। जितने इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह हो रहे हो, लोग समझेंगे कि हम जनता के मुद्दों को लेके जाएंगे तो जनता उस मुद्दों के करीब आएगी, उसको समझेगी और एक बेहतर रास्ता निकलेगा एक आम आदमी के लिए। तो मुझे तो लगता है कि ये ममदानी की जीत जो है ना, ज़ोहरान ममदानी की, ये बिल्कुल आम आदमी की भी जीत है। और मैं आपके उससे मीरा नायर को भी मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि मैं जब वो सुटेबल बॉय बना रही थी तो मेरी बहुत मुलाकात उनसे लखनऊ में होती थी। तो प्राउड मदर, उनको भी मैं देती हूँ मुबारकबाद भाई, कि उनके बेटे ने, ममदानी ने, इतना बढ़िया करके दिखा दिया। बिल्कुल। तो ताहिरा मैम की जो विशेज़ हैं वो पहुंच रही हैं मीरा नायर और उनके बेटे की कामयाबी को ज़रूर यहाँ से संदेश मिल जाएगा, क्योंकि हमारे दर्शक जो बैठे हुए हैं वो वहीं बैठे हुए हैं जहाँ पर ये जीत जो है सामने आई है। प्रोफेसर खालिद, एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहती हूँ। सोशलिस्ट और कम्युनिज्म, अब इसकी बातें, अब ऐसा लग रहा है कि एक नई धार पकड़ती हुई नज़र आ रही है। भारत में भी चुनाव का वक्त है, बिहार में चुनाव होने हैं बल्कि, और कहीं ना कहीं एक जो जंग है, जो
कड़ा मुकाबला है वो इसी तरह का नज़र आता है, लेकिन कैंपेनिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और फ्रीबीज लेकिन यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट रोल निभा रही है। तो क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो शेप लेती हुई नज़र आ रही है, हमने देखा कि अलग अलग देशों में जो है कट्टरपंथी, दक्षिणपंथी, उनका जो है नियंत्रण बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर इस तरह से एग्जाम्पल सामने आ जाते हैं। इससे आप क्या देख रहे हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या बदलाव आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो राइट विंग है वो तो ऊपर आया है पिछले 20 साल में, बल्कि ये समझ लो कि कोल्ड वॉर के बाद जी काफी ऊपर आया हर जगह पे। जी। आप चाहे ब्रेक्सिट की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप इसकी एग्जांपल ले लीजिए, मोदी के राइज की एग्जांपल ले लीजिए, आप इसकी एग्जांपल ले लीजिए ट्रम्प की, या इटली में जो इलेक्शन हुए, या दूसरे कई अमेरिकन यूरोपियन यूनियन के स्टेट्स में इलेक्शन हुए, वहां पर राइट विंग तो आगे आया है। वो इसलिए आगे आया है कि जो डिक्लाइन था सोवियत यूनियन का, उसके बाद जो नई फोर्सेस इमर्ज हुई, वो बजाय इसके लिबरल उसकी तरफ जाएं, वो फंडामेंटलिज्म की तरफ या राइट विंग की तरफ उन्होंने कूच किया, वो हम सब जानते हैं। जी जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ममदानी के जीतने से कि अमेरिका की टोटल पॉलिटिक्स बदल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिटिक्स के बहुत सारे आयाम हैं। सिर्फ डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन ही नहीं, जैसे जेडी वांस की, अब अगर आप देखें, क्रिश्चियनिटी की बात करना, नॉन क्रिश्चियंस की बात करना, वो भी आगे आ रहा है। वाइट और नॉन वाइट की बात भी आगे आ रही है। ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की भी बात आगे आ रही है। बड़ा उसमें बहुत चीजें जैसे हमारे यहाँ है, नॉर्थ की पॉलिटिक्स अलग है, साउथ की पॉलिटिक्स अलग है। तो ये चीजें हैं, लेकिन इस इलेक्शन से एक जिसको कहते हैं, हमें एक कोजी कॉर्नर तो मिला है। वो कोजी कॉर्नर ये है कि राइट ही आगे आ रहा है, राइट ही आगे आ रहा है। अचानक एक व्यक्ति आया और ऐसे सिटी में आया जो कि बहुत ही वाइब्रेंट सिटी है, वहां पर अपने जा लगा करके उसने एक सोशलिस्ट एजेंडा दे करके जीत हासिल की है, जहां पर रिपब्लिकन, डेमोक्रेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, सबकी निगाह पूरी गड़ी हुई थी। बिल्कुल। और जो वहां पर मनी बैग था वो सारा उसके अपोजिट में था, और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए कैंपेनिंग में। इसके बावजूद उसका जीतना ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज तो है, लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि इससे अमेरिका की टोटल पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगी। और ये एक थोड़ी सी राहत जरूर है कि अभी भी सोशलिज्म जिंदा है। जी, अभी भी सोशलिज्म जिंदा है, लेकिन कम्युनिज्म की क्या परिस्थिति है अजीत सर? न्यूयॉर्क में तो कुछ मीडिया संस्थानों ने इसे द रेड एप्पल की जो है श्रेणी में डाला है, ज़ोहरान मामदानी की जीत को। तो क्या यूएस में कम्युनिज्म के उभार को देखते हुए डर को पहले ही प्रचारित करना शुरू कर दिया गया है? जिस तरीके से अगर मीडिया कवरेज की ही बात करें, न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं यहाँ पर नाम ले लेती हूँ। जी देखिए, इस्लामोफोबिया से ज्यादा कम्युनिज्म का फोबिया है यूनाइटेड स्टेट्स में। और कोल्ड वॉर में आपने सुना होगा, जो कोल्ड वॉर का पीरियड इनका था, वो केवल हॉलीवुड में उस समय केवल पिक्चर्स बनती थी जिसमें कम्युनिस्ट जो था वो विलेन होता था और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लोग हीरोज होते थे। चाहे वो जेम्स बॉन्ड सीरीज रही हो, चाहे कोई और सीरीज रही हो, जो कोई और चलिए। तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट बहुत ज्यादा फोबिया है, और उनकी प्रेस जरूर ममदानी के किसी भी सोशलिस्ट कमेंट को ट्विस्ट कर सकती है आउट ऑफ प्रोपोर्शन, कि ये बिगिनिंग ऑफ कम्युनिज्म है, ये रेड डॉन है या रेड बल्ब है, जो कुछ भी है वो कहना चाहें, उनको ये रेड वर्ड से बहुत ज्यादा परेशानी है और कम्युनिज्म से बहुत ज्यादा परेशानी है। यूनाइटेड स्टेट्स की पूरी एग्जिस्टेंस कम्युनिज्म को एनिमी इमेज बना के जिंदा रहने की रही है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। जी जी बिल्कुल, पूरी उनकी वो थी। तो ये राइज ऑफ कम्युनिज्म तो बिल्कुल नहीं है, और ना ये सोशलिज्म पूरी तरीके से न्यूयॉर्क में आ जाएगा। बट हाँ, ये बात जरूर ये कर रहे हैं कि हम जो अरबपति हैं
जो टैक्सेस अपने अवॉइड करते हैं बाय क्रिएटिंग लीगल लूप होल्स, तो उन लोगों को हम टैक्स करना चाहते हैं कि कॉमन आदमी जो न्यूयॉर्क में रहता है उसकी जिंदगी में थोड़ी राहत हो। बिल्कुल, भारत में भी अडानी को 1 रुपए पर जो है एकड़ की, हजारों एकड़ की ज़मीन दे दी जाती है बिहार में, जहां पर फैक्ट्री के लिए ज़मीन ना होने की दुहाई दी जाती है भारत के गृह मंत्री की तरफ से। ताहिरा मैम, थोड़ा सा मैं जेडी वेंस का यहाँ पर जिक्र आया था, प्रोफेसर खालिद ने कहा था, क्योंकि उनका एक बयान काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने उम्मीद जताई थी कि उनकी पत्नी उषा वेंस, जो कि भारतीय मूल की ही हैं, उन्होंने उम्मीद जताई थी कि एक दिन ऐसा होगा जब वो ईसाई धर्म अपना लेंगी। तो यूएस की पॉलिटिक्स में क्रिश्चियनिटी को किस तरीके से पुश करने की कोशिश रिपब्लिकन्स करते आ रहे हैं, उस बीच मुस्लिम मेयर का बन जाना ये भी कहीं ना कहीं इस पूरी जीत के एक अलग पहलू को पेश करता है। ताहिरा मैम। बिल्कुल, पहला मुस्लिम बार बार दे रहे हैं, वो जितने भी उनके न्यूज़पेपर हैं वो भी लिख रहे हैं वहां से कि आई मीन फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये तो वो कह ही रहे हैं कि मुस्लिम मेयर है, लेकिन मैं जो बात कह रही हूँ, मुझे ये नहीं लग रहा है कि मुस्लिम मेयर बने हैं, एक मुस्लिम है वो, बल्कि मुझे लग रहा है सिर्फ मुस्लिम ही क्यों, पंजाबी भी उनको माना जाना चाहिए। मीरा नायर इज पंजाबी फ्रॉम पंजाब। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम है, उनके फादर मुस्लिम है लेकिन उनकी माँ जो है वो पंजाबी है। तो ऐसा नहीं है, मुझे ये लग रहा है कि वो एक अच्छी तरह से उन्होंने बात रखी है, जो पहले भी कहा था, आम आदमी की बात रखी है। जो देख रहा है इंडिया में भी, जो लोग देख रहे हैं उनमें भी, जो आम आदमी है ना, उसके अंदर भी कुछ जाग रहा है कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है। अगर न्यूयॉर्क में इस तरह से एक आके इतना उसका अपोजिशन हो रहा है, इतना कहा जा रहा है कि भाई हम फंड नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे और सब बदल जाएगा, ये आ जाएगा, उसके बाद भी जनता ने वोट दिया है ना, तब तो 50% से अधिक जनता ने वोट दिया। बड़ी बात यह है कि उनकी जीत जो है छोटी जीत नहीं है, सिर्फ मुस्लिम नहीं है, उसमें सिर्फ इंडियन नहीं है। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जब आप इशू उठाते हैं तो कभी कभी वो इशू जब छू जाता है जनता को, तो वो जनता जो है वो खुद देती है। यहाँ तो मैं ममतानी को भी जन नेता कहूंगी, क्योंकि वो जनता के द्वारा ही बनाए गए हैं इस वक्त। उन्होंने स्ट्रीट कैंपेनिंग की, स्ट्रीट कैंपेनिंग की, पैदल गए, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी छुपाई नहीं। लोगों ने कहा मत बताइए, लेकिन उन्होंने बता। देखिए ये भी चीज लोगों को अच्छी कि आप बिल्कुल साफ आए, कई चेहरे आपके चेहरे पे नहीं है। बिल्कुल, क्या पीछे कह रहे हैं कि आगे ठीक है, आपको आपके फादर मुस्लिम है, मुस्लिम है, तो आप कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, और उसके बाद जनता वोट दे रही है। ये देखिए ये शायद उस राजनीति का, जी ये शायद ये राजनीति का एक बदला हुआ पहलू कहा जा सकता है, जिसमें सीधे अपनी बात रखने को एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता मिलना मतदाता की तरफ से नजर आता है। और आज नहीं तो कल सभी जगहों पे मिलेगी। ग्लोबल है, सब देख रहे हैं, दुनिया में जो चेंज आएगा। लेकिन मैं अजीत जी से ये बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये कम्युनिज्म का राइज नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ताहिरा मैम, आपका भी, अजीत सर आपका भी, और खालिद सर आपका भी। आप सबने बहुत ही कीमती वक्त दिया स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अपने दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि न्यूयॉर्क में ममदानी की जीत, उनका मेयर चुना जाना, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हम तक लिख कर पहुँचाएँ। info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। नमस्कार।